जिंदगी हर पल जीने का नाम है, लेकिन जब जिंदगी को कैंसर जैसी बीमारी चुनौती देती है तो इंसान के सामने सवाल खड़ा होता है, डरें या फिर लड़ें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं कविता। आज है 7 नवंबर और आज के दिन को हम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो लाखों जिंदगियों को छूती है, लेकिन अगर वक्त पर पहचानी जाए तो इसे हराया भी जा सकता है। कैंसर अब सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक जंग है और हर वो व्यक्ति जो इसे हरा चुका है वो एक योद्धा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये बीमारी हमारे शरीर में कैसे पनपना शुरू करती है? क्या सच में कैंसर को पहचान पाना आज भी एक बड़ी चुनौती है? कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज के कार्यक्रम में हम मिलेंगे डॉक्टर नवीन कुमार कुशवाहा से, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, नीति बाग से। डॉक्टर नवीन कुशवाहा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जब भी कैंसर का नाम कहीं पे भी सुना जाता है तो एक अलग सा भय मन में उपस्थित हो जाता है। इस डर के बारे में क्या कहना है? आज के समय में अब जैसे जैसे धीरे धीरे कैंसर के प्रति अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो मेरा बस यही है सब लोगों से निवेदन कि अब डरने की वैसे जरूरत नहीं है। जिस तरीके का ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है, तो अगर आप उसे टाइमली हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं तो पेशेंट को मेजॉरिटी केसेस में हम क्योर ही कर सकते हैं जी। तो डर की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। तो डॉक्टर, हर साल 7 नवंबर का दिन समर्पित होता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को लेकर। इस दिवस की क्या महत्वता है? इसे कैसे मनाया जाता है? क्या होता है इस दिन? ये डे डेजिग्नेट ही इसलिए किया गया था ताकि जिस तरीके से ये बीमारी का इंसिडेंस बढ़ रहा है, हम एक डेडिकेटेड डे विद दिस पर्टिकुलर मोटिव कि सब लोगों को बता सकें कि कैंसर के लिए जो लड़ाई जो चल रही है उसमें बहुत सारी हमने तरक्कियां कर ली हैं। एंड लोगों को अगर हम उतना मोटिवेट कर सकें फॉर अवेयरनेस एंड एवरीथिंग, तो हम इस पे जीत भी पा सकते हैं। तो ये डे उसी चीज की डेडिकेशन के लिए है, 7th। तो डॉक्टर साहब, कैंसर की जहाँ तक बात है, अभी भी लोगों को पता नहीं है कि आखिर जो ये कैंसर जैसी बीमारी है ये उनके शरीर में आती कैसे है। तो कैंसर क्या है, ये कैसे फैलता है हमारे शरीर में? कैंसर बेसिकली एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें शरीर के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अनियंत्रित तरीके से बहुत रैपिडली ग्रो करने लगते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर साइज के बियॉन्ड चले जाते हैं तब वो बॉडी के बाकी पार्ट्स में स्प्रेड करने लगते हैं। तो इसी अनरेगुलेटेड ग्रोथ को सेल्स के, इसी को कैंसर कहा जाता है। तो क्या ये हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, अंदर से ही पनपते हैं? कहीं से बाहर से आने वाला कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन नहीं है ये? नहीं। मतलब दोनों चीजें हैं। किसी किसी केसेस में जो बॉडी का नॉर्मल सेल ही किसी पर्टिकुलर, जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई सेल है, अगर उसमें कोई गलत चेंज आ गया है तो बॉडी उसे किल कर देती। बट ये पर्टिकुलर सेल्स वो होते हैं जो आपके उस किलिंग मैकेनिज्म को एस्केप कर जाते हैं। अब वो जो गलत चीज, जो चेंज आया सेल में, वो वायरस के द्वारा भी आ सकता है चेंज। मतलब उस पर्टिकुलर सेल का जो शुरुआती तौर है वो किसी वायरस या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर में HPV है, वायरस है, तो वो चेंज कर देता है सेल में। बॉडी उसे मारने की कोशिश करती है, सारे मर गए तो ठीक है, कोई कैंसर नहीं हुआ। बट जो सेल उस मारने वाले मैकेनिज्म को एस्केप कर जाता है और फिर तेजी से डिवाइड करने लगता है, तब मरीज को वो पर्टिकुलर कैंसर या ट्यूमर डेवलप होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सामान्य तौर पर कौन से कैंसर पाए जाते हैं? सामान्य तौर पर देखा जाए तो फीमेल्स में, महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन है वो है ब्रेस्ट, और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल बेसिकली होता है जो औरतों का जो गर्भाशय होता है उसमें नीचे की तरफ एक पार्ट होता है जिसे सर्विक्स कहा जाता है, ये उसका कैंसर होता है, वही मोस्ट कॉमन है। पुरुषों में जहाँ तक बात की जाए तो हेड एंड नेक, मतलब ओरल, जो मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, उसके बाद लंग, प्रोस्टेट जिसे गदवा बोलते हैं, ये जो कैंसर है ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है। तो ये जो अवेयरनेस है, इसकी वजह से क्या लोगों की जो बीमारी का ठीक होने का रेशो है उसमें कोई बदलाव आप देखते हैं? हाँ, बिल्कुल।
वैसे अब आज के टाइम में जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग अपना चेकअप भी उसी तरीके से आके समय से पहले आके सब चेकअप करवाते हैं, तो हम बीमारियों को जनरली अर्ली स्टेज में भी डायग्नोज कर पा रहे हैं। तो जितना अर्ली स्टेज होता है हमारा इंटेंट, हमारा जो सोच होती है ट्रीटमेंट के प्रति वो भी क्यूरेटिव होती है, मतलब बीमारी को जड़ से खत्म करना। तो ऐसे में जितनी अवेयरनेस है उतना ही हमारे लिए भी उतना वो हो रहा है फायदेमंद। पहले के जैसा नहीं रहा, जब लोगों को किसी पर्टिकुलर तरीके का ट्यूमर हुआ तो उनका सब लोग सोचते थे कि मृत्यु ही होगी। अब वैसा नहीं है, अब लोग अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उस तरीके से हेल्प कर रही है, बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी उस तरीके से हेल्प कर रही है, तो सब तरीके से लोग कर रहे हैं इसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम। जी डॉक्टर, लेकिन हमने ये भी सुना है कि जब कैंसर की बीमारी शरीर में पनपती है तो वो कोई लक्षण नहीं देती। अब फिर कैसे पहचाने फिर इसे? नहीं नहीं, लक्षण देती है, ऐसी बात नहीं है कि लक्षण नहीं देती। जनरली जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपने शरीर में कोई गांठ या सूजन महसूस हो रही है, या फिर कोई लंबे समय से आपको लग रहा है कि खांसी है, या मुंह में कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, या आवाज में कोई बदलाव, लैट्रिन पेशाब के रास्ते कोई खून आना, आपका अनचाहे तरीके से वजन कम हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आप ठीक ठाक खा रहे हैं पर फिर भी एक अनइंटेंशनल वेट लॉस चले जा रहा है, या फिर आपकी चमड़ी और त्वचा में कोई घाव है, तो बेसिकली आपको जानकारी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है, कुछ कैंसर मैं जरूर मानता हूँ कि जो थोड़ा एसिम्टोमेटिक होते हैं जब वो छोटे होते हैं, बट मेजोरिटी में कुछ ना कुछ एक सिम्टम होगा जो आपने शायद या तो नेग्लेक्ट कर दिया या आपने उसको मतलब उतनी तवज्जो नहीं दी। अदरवाइज जनरली सिम्टम्स होते हैं, मेजोरिटी जो हम मोस्ट कॉमन जिन कैंसर से डील करते हैं सब में कुछ ना कुछ सिम्टम होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात आपने कही, आपने लंग कैंसर की बात की, प्रोस्टेट कैंसर की भी बात आपने कही और हेड एंड नेक की भी आपने बात कही। तो ये जितने भी कैंसर्स हैं इनमें तो सर ऊपरी त्वचा पे जरूर कोई ना कोई लिम्फ या नोड कुछ ऐसा गांठ तो दिखती ही होगी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ जी, मरीज मतलब अगर मेरे पास मुंह के कैंसर का कोई मरीज आएगा तो वो पहली चीज यही कहता है कि सर ये मुंह में एक अल्सर हो गया है जिसको 2-3 हफ्ते से ज्यादा हो गया और ये भरा नहीं है। तो तब हम फिर उस तरीके से हम टेस्ट करते हैं उसे चेक करने के लिए, उसको जांच करने के लिए और बाकी चीजें। सिमिलरली ब्रेस्ट में भी अगर कोई लेडीज आएंगे तो वो भी पहले बताएंगी कि सर की छाती में कोई गांठ वगैरह महसूस हो रही है। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सिम्टम्स है, तो जनरली पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आते हैं कि वो नहीं जी आते। तो डॉक्टर साहब, जब ये इस तरह से जब हमारी स्किन का कोई पार्ट डेवलप होने लग जाता है, इसको बढ़ते बढ़ते भी तो स्टेज जो है जिसको डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि भाई स्टेज आपने क्रॉस कर दी, आप सेकंड स्टेज पे आए हो, थर्ड स्टेज पे आए हो, तो ये जो ऐसे बढ़ते बढ़ते साइज बढ़ते हैं, इनको बढ़ने में फिर कितना, क्या ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं? कैंसर ना अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब कुछ स्लो ग्रोइंग होते हैं, कुछ फास्ट ग्रोइंग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप सबको एक तरीके से वो नहीं कर सकते क्लासिफाई। फॉर एग्जांपल जैसे थायराइड वगैरह का जो कैंसर होता है वो इतना धीरे उगता है कि बाय द टाइम किसी तरीके का सिम्टम आएगा पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती लंबे समय तक, अंटिल न गले में सामने कोई गांठ दिख रही है ना उनकी कोई फैलने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। सिमिलरली और भी बाकी हैं जैसे प्रोस्टेट वगैरह भी, दे आर वेरी स्लो ग्रोइंग। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ जो होते हैं वो थोड़ा तेज ग्रो करते हैं, जैसे जनरली हमारा पैनक्रियाज और जो लिवर, पैनक्रियाज और इस तरफ वाले जो होते हैं कैंसर, जो पेट के हाथों के पास वाले, इनकी थोड़ी टेंडेंसी फास्ट ग्रोइंग होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मरीज को किस तरीके की दिक्कत है उससे डिसाइड होता है कि वो किस तरीके का ट्यूमर है और उसकी कितनी टेंडेंसी है कहीं फैलने की या नहीं। जी जी, तो डॉक्टर साहब, अब ये शुरुआती लक्षण तो आपने बता दिए कि लक्षण तो ज़रूर होते हैं यहाँ पर, और जिससे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को कि जो भी सिम्टम आप कैंसर के बता रहे हैं जनरली वो कोई भी बीमारी होती है तो उसमें दिखता ही है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मरीज को करना क्या चाहिए, क्योंकि पहले डॉक्टर तो हम अपने शरीर के खुद ही है। नहीं, वही है, मतलब इसमें समय का ज्यादा खेल है। मतलब अगर आपको लग रहा है, जैसे मुंह में तो घाव सबको होते हैं, हाँ, फिर वो समय के साथ अपने आप ही भर जाते हैं, हाँ, बट अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जो काफी समय से है और आपको लग रहा है कि नहीं भरा, तो तब आपको अपना वो जो सेल्फ वाला वो नहीं कर सकते आप किसी को दिखाइए। और अगर आप में वो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि तंबाकू वगैरह आप लेते हो, मतलब ये सब चीजें भी आपको साथ ही साथ देखनी है कि अगर आप एक स्मोकर हैं या गुटखा खाते हैं और आपका अल्कोहलिक वगैरह और ऐसे रिस्क फैक्टर्स आप में हैं, प्लस एक घाव भी है जो हील नहीं हो रहा,
तो इसका मतलब आपको उस डायरेक्शन में भी सोचना पड़ेगा। आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ना सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम है, बल्कि क्या उस प्रॉब्लम रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर वो भी आप में है कि नहीं, ये दोनों चीजें आपको ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगी कि कब आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। जी। तो डॉक्टर नवीन, अब अगर हम बात करें युवा पीढ़ी की, जहाँ पर अवेयरनेस की बात आप करते हैं कि लोगों में बहुत अवेयरनेस है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है कि युवा पीढ़ी भी कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है? अगर हाँ, तो आपको क्या सबसे बड़ा रीज़न लगता है? जनरली ये सभी हम लोग जो ग्रेजुअली अब नोटिस कर रहे हैं कि पेशेंट्स कंपैरेटिवली यंगर एज ग्रुप की तरफ थोड़ा कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो शिफ्ट हो रहा है। इसका जो आई थिंक जो मेजर कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो हमारा जो जीवन शैली है, मतलब हमारा लाइफस्टाइल। क्योंकि अगर हम वैसे बात करें कैंसर की, तो मेजोरिटी में जो रिस्क फैक्टर है, जैसे तंबाकू, फिर चाहे वो स्मोकलेस हो या स्मोक वाला हो, शराब, ये वो, जंक फूड, ओबेसिटी, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ, देर रात तक, ये सब चीजें। तो ये जो चीज जो फैक्टर है, हमारा जो वर्किंग क्लास है उसमें डेली मतलब द अमाउंट पहले के मुकाबले हमारा जीवन शैली इस तरफ ज्यादा हो गई। प्लस दूसरा प्रदूषण, ये सब भी उतना ही इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लस एक चीज और जो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गया है, तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है किसी भी जांच को करवाने का, वो भी कम हो गया है। यानी मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं इमीडिएटली वो जांच है वो करवा लेता हूँ। तो ये चीज भी ये फायदेमंद है, मतलब ये चीज भी हमें डायग्नोसिस करने में अर्ली हेल्प कर रही है। तो इसीलिए कंपैरेटिवली अगर कोई अब उस तरह पहले की तरह नहीं वेट करते कि अच्छा वो गांठ में कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही तो छोड़ दो, तो लोग पहले ही जांच करा लेते हैं। तो इस वजह से भी हम लोग अब नंबर ऑफ केसेस जो है एट अ पर्टिकुलर यंग एज ग्रुप हम लोग ज्यादा देख पा रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर के बारे में कहा जाता है कि जिनको है कैंसर वो तो सफ़र करते ही हैं, इसके साथ-साथ परिवार पूरा ही सफ़र करता है। लेकिन क्या अब इस चीज़ में भी बदलाव आया है? ये सच है एक्चुअली, ना सिर्फ मरीज बल्कि मरीज के परिवार वाले सबको दिक्कत आती है। नॉट जस्ट उनको, साथ वाले को बीमारी, मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आती है। बट जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट इसके साथ डील कर रही है, या कहा जाए कि इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं, तो सब एक तरीके से, प्लस जो हमारा जो कैंसर का सिस्टम है वो भी जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं, मतलब हम कि ना सिर्फ सारे फील्ड के डॉक्टर्स रहेंगे, बट साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ये सब भी अब टीम्स में दे फॉर्म अ इम्पोर्टेंट रोल। तो हम जब भी किसी पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं तो हम ये सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से हम उनका इमोशनल जो कंपोनेंट है उसको भी मैनेज कर सकें, और फाइनेंशियली भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंक्लूडिंग आर इंस्टीट्यूट जो राजीव गांधी है, जो फिलैंथ्रोपिक प्रोसीजर से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो वी ट्राई टू हेल्प इन दैट मैनर। वैसे कौन सी ऐसी शारीरिक और मानसिक चुनौतियां हैं जिनका सामना एक मरीज को करना पड़ता है? अब जैसे एडवांसमेंट की बात आपने कही कि अब तो बहुत एडवांस हो गई हैं टेक्निक्स, तो डॉक्टर साहब क्या इस ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में एक मरीज अपना जो रूटीन वर्क है वो कर लेता है या नहीं कर पाता? नहीं, बिल्कुल कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं। आप आज की डेट में, पहले एक समय था जब लोग बोलते थे कि कीमोथेरेपी ली नहीं जा सकती क्योंकि उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है। बट आज के समय में ना सिर्फ कीमोथेरेपी के डोजेज में उस तरीके से मॉडिफिकेशन कर दी है, बल्कि नए तरीके के ड्रग्स जिन्हें इम्यूनोथेरेपी और ये सब कहा जाता है, ये भी आ गए हैं मार्केट में, जिनके साइड इफेक्ट्स आर कंपैरेटिवली लेसर, कम है साइड इफेक्ट्स। तो पेशेंट ना सिर्फ अपना ट्रीटमेंट पूरी तरीके से ले पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के, बल्कि जो रिस्पांस है वो भी इसी वजह से अच्छा भी आ रहा है कि मतलब अपना कोई ट्रीटमेंट पूरा कर पा रहा है तो रिस्पांस भी उतना अच्छा है। जो शारीरिक तौर पे से जो ज्यादा दिक्कतें थी लोगों को, पहले ये होता था कि पोस्ट कीमो खून कम हो जाना, थकान, बाल बहुत ज्यादा झड़ जाना, या इतनी ज्यादा कमजोरी हो जाना कि वो अपना अगला ट्रीटमेंट ही ना ले पा रहे हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया जा रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम कीमोथेरेपी और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन सर्जरी भी ग्रेजुअली अब बहुत कंजर्वेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। वो रेडिकल सर्जरी जो पहले की जाती थी अब वैसा नहीं रहा है। चीजों को बदला जा रहा है पेशेंट के मुताबिक, कि हम उसको ना सिर्फ ट्रीटमेंट दें बल्कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दें। जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम लोग इतने डेवलपमेंट की ओर हैं तो अब
कैंसर के ट्रीटमेंट में नया शोध आपको क्या लगता है कि बहुत सारे शोध हम देखते हैं कि अब तो इसकी पर्टिकुलर मेडिसिन बन गई, इसका पर्टिकुलर कोई नया इलाज आ गया जिससे कि कैंसर हो ही ना। इस दिशा में हमें कितनी सफलता मिली है अगर हम इंडिया से छोड़कर भी बाहर की कंट्रीज की बात करें? नए जो डेवलपमेंट्स हैं एक्चुअली ड्रग्स डे इन डे आउट हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जिस पॉपुलेशन पे ये ड्रग्स वेरीफाई किए जाते हैं प्लस उनका इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरे देश की कंट्री में पेशेंट्स पे, तो ये जो ओवरऑल मतलब चेंज आ जाता है कि मतलब अगर स्टडी सपोज यूएस में की गई बट इंडियन पॉपुलेशन अलग है उनसे, तो थोड़ा सा इफेक्ट वाइज डिफरेंस आता है। तो हम बेसिकली इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, जब कोई ड्रग आता है मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इंडियन उसमें, एंड फिर उसके रिजल्ट्स वगैरह रीपब्लिश किए जाते हैं। तो कोशिश यही है, धीरे धीरे चीजें और बेटर होंगी। बस यही है अभी। तो अभी कोशिशें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज आ गई जो बिल्कुल ही एकदम उसको खत्म ही कर दे, बट हाँ जिस तरीके की पहले स्थिति थी उससे हम बहुत अच्छे उस पे हैं अभी जी विद रिस्पेक्ट टू इम्प्रूवमेंट। तो डॉक्टर नवीन, अब हम ये जानेंगे कि अब जब इतना इलाज ये सब चीज़ें हैं और आप तो डेली इसी चीज़ में डील करते हैं, तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि पहले लोग तो इसलिए डरते थे कि कैंसर हुआ तो समझो मृत्यु निश्चित है, लेकिन अब जो ट्रीटमेंट होता है उससे जो लोगों की एक लाइफ है वो मतलब वो कितनी ज़िंदगी जी लेते हैं, कितने ट्रीटमेंट के बाद वो कितना अपने उस जीवन को चक्र को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बताइए ताकि सुनने वालों को थोड़ा इस पर भी जागरूकता मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन कितना जी पा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि मरीज का बीमारी किस स्टेज में डायग्नोस हुई। स्टेज का कहने का मतलब होता है कि जब भी हम किसी बीमारी को स्टेज निर्धारित करते हैं, स्टेज का मतलब होता है कि बीमारी अपने लोकल साइड से कहाँ कहाँ गई है और हमारा ट्रीटमेंट का इंटेंट क्या था। अगर कोई मरीज हमारे पास समय से आ जाता है और बीमारी अर्ली स्टेज है, तो अर्ली स्टेज में कहा जाता है जो 5 साल सर्वाइवल जो पैरामीटर होता है हमारा, दैट इज इन द रेंज ऑफ 95-96%। तो अगर कोई मरीज समय से दिखाए और जांच में भी उसका डायग्नोज जो बीमारी का हो रहा है वो अर्ली स्टेज में हो रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स लिव डिजीज फ्री फॉर मोर देन 10-15 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिजीज उनको क्या था। अगर सेम चीज अगर बीमारी सपोज लेट उसमें डायग्नोज होती है तो हाँ उसमें सर्वाइवल कंपैरेटिवली कम है, बट ये कह पाना कि हाँ बिल्कुल ही मृत्यु नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में पहले की तरह आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर बीमारी स्टेज 4 में डायग्नोज भी हो गई, बट इतने ड्रग्स और इतना ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि मरीज आते हैं अपना ट्रीटमेंट लेते हैं घर चले जाते हैं, 200 साल तक उनका भी कोई वो नहीं है। पर ये कि डिजीज उनकी परसिस्ट कर रही है तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन वगैरह ज्यादा हो जाता है बिल्कुल बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, बट ऐसा नहीं है कि उनको कोई मेजर उनका डेथ ही हो जा रहा है until unless। और आप चमत्कार पे भरोसा करते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने अनुभव से कुछ बताएंगे कि कोई चमत्कार आपने अपनी फील्ड में देखा हो? चमत्कार में यही होता मैम, जैसे हम किसी पेशेंट को स्टेज 4 डायग्नोज कर दिया, अब आइडली तो हम जो पेशेंट को बताते हैं वो बताते हैं जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो हमारा लिटरेचर जो हमें बताता है कि अच्छा कि अगर स्टेज 4 है तो सपोज 30% सर्वाइवल है। 30% का मतलब कि अगर 100 लोग भी हैं तो उसमें से 5 साल तक सिर्फ 30 ही जिंदा रह पाएंगे। बट ऐसा भी होता है जिसमें पेशेंट का खुद का जो इंटरनल बायोलॉजी और ट्यूमर का जो खुद का बायोलॉजी, ये सब चीजें इतना मेजर रोल प्ले करती है। किसी पेशेंट में हमने ट्रीटमेंट दिया और बीमारी गायब हो जाती है। अब आप ये कहें कि ये इनके साथ ही क्यों हुआ, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ, तो ये कुछ वैसी चीजें जो जस्ट हैपन हो जाती है। अब आप इसको किस्मत बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। तो मेन ये है समझने की बात कि ट्रीटमेंट सही तरीके से लेना ज्यादा जरूरी है जी, रादर देन आप उसको नेग्लेक्ट करना और ये सोचना कि मुझे स्टेज 4 हो गया और अब मैं सिर्फ बिल्कुल आयुर्वेदिक या उस पे ही चला जाऊंगा या मैं कोई इलाज नहीं लूंगा। वो नहीं है सही। जो चीज प्रूवन है उसको जरूर फॉलो कीजिए। आप साथ में कुछ और फॉलो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, कोई मना नहीं, बट हाँ मेन ट्रीटमेंट जरूर फॉलो कीजिए। तो डॉक्टर नवीन, अब कैसी आदतें हैं जिनसे कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं? आदतें मेन मैम अब तो प्रेजेंटली हमारा डेली लाइफ में सबसे तो यही है, तंबाकू
बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ का कैंसर एज अ रिस्क फैक्टर टोबैको नहीं है। तो फिर चाहे वो स्मोक हो, स्मोकलेस हो, शराब, जंक फूड, ओबेसिटी मोटापा जो प्रेजेंट डेट में है, एवरी 4 में से 1 इंडियन इज कंसिडर्ड टू बी ओबीज प्रेजेंट डेटा के हिसाब से। तो ये सब जो चीजें हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये सब चीजें हैं विच आर सपोजिटली द रिस्क फैक्टर्स एट प्रेजेंट मेजॉरिटी के लिए। तो इनमें से आप सब कुछ तो नहीं चेंज कर सकते, बट हाँ, जैसे दारू, तंबाकू, ये आप जरूर छोड़ सकते हैं। जंक फूड, आप अपनी डाइट हेल्दी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेस यू ट्राई टू, मतलब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए अपने जीवन में, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, जो आपको बेसिकली इन सब चीजों से आप अवॉइड कर सकें। और जो चीज नहीं हटा सकते वो नहीं हटा सकते, आई मीन उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर ये वो चीजें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आप उनको जरूर चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर, आपने क्यों, मतलब आपको क्यों लगा कि आपको ऑन्कोलॉजिस्ट ही बनना है? ये इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आई मीन जनरली ऑन्कोलॉजी एक सुपर स्पेशलाइजेशन ब्रांच है जो आदमी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सेलेक्ट करता है। तो हमारे कोर्सेज में जनरली एक पार्ट होता है जहाँ पे हमारी रोटेशंस लगती हैं कुछ समय के लिए हर एक सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो उस समय पे जब मैंने ऑन्कोलॉजी में काम किया था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में मेरा काफी इंटरेस्ट है, इस वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया। प्लस यहाँ पे पेशेंट्स को नीड है, मतलब हम लोग वाकई में वी कैन मेक अ डिफरेंस। अगर किसी का बहुत अच्छा हो जाता तो ही और शी अप्रिशिएट्स यू अ लॉट, ऐसा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और कैंसर जैसी बीमारी की जब बात आती है तो आपके पास अनगिनत ऐसे किस्से होंगे जब आपको भावुकता जरूर आई होगी। कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहेंगे आप? भावुकता में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एक्चुअली। इसको वो कह लीजिए, हमें जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक जैसे बीमारियां होना किसी के परिवार में, तो ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आप कोई आ रहा है अटेंडेंट, वो अपनी माता का ट्रीटमेंट करवा रहा था ब्रेस्ट कैंसर के लिए, बट उसी कोई जेनेटिक कंपोनेंट था जो उसमें भी रन कर रहा था, तो ही और शी आल्सो डेवलप्स, उनको भी कैंसर डायग्नोज हो जाता है। तो ये सब चीजें देख के थोड़ा वो लगता है, बट आप अगर आप ही थोड़ा कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर तो पेशेंट तो ही लूजेस होप, तो वो चीज नहीं हो सकती। तो कोशिश यही की जाती है कि उन्हें गाइड, तब भी हम गाइड ही करते हैं कि ये अभी मौका है, ये तरीका है, ये इस तरीके से इलाज करना चाहिए। मरीज भी बहुत हद तक डॉक्टर को याद रखते हैं, स्पेशली वो जो उनको ठीक करके घर भेज देते हैं। अब मरीज हमेशा ठीक ही रहे, किसी को बीमारी ही ना लगे, उसके लिए एक अंतिम सुझाव आपका क्या होगा? अंतिम सुझाव मेरा बस यही होगा कि आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को ज्यादा बढ़ावा दीजिए। ये मत सोचिए कि ये है, देखिए पोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, मतलब वो भी एक तरीके से है, बट जो चीज आप अपने लाइफस्टाइल में स्वयं मॉडिफाई कर सकें, पहले उन चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए जो मॉडिफाइबल है। तो आप हर जो चीज जो एज अ रिस्क फैक्टर, आपको टोबैको पता है, अल्कोहल पता है, आपको मालूम है कि मोटापे से होता है, तो इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आप इतना ही अपने लेवल पे कर लेंगे, दैट इटसेल्फ विल बी एन अचीवमेंट। उसके अलावा अगर आप ये सब चीजें जो बाकी जो रिस्क फैक्टर्स जो पोल्यूशन और इन सब के लिए भी आप अपनी तरफ से इंकरेजमेंट में यू आर फॉलोइंग ईवी एंड एवरीथिंग, वो तो एक अलग चीज है। बट हाँ, पहले फर्स्ट स्टार्ट विद फ्रॉम योरसेल्फ, खुद से, एंड बी जागरूक, बी अवेयर। बीमारी का अगर आपको कुछ लगे, इमीडिएटली जाके चेक करवाइए। अपने आसपास वालों को भी बोलिए कि अगर ये किसी पर्टिकुलर के लिए है तो उसे नेग्लेक्ट ना करें, ताकि चेक करवाएं। मुझे लगता है आधी लड़ाई तो उसी में ही जीत जाएंगे हम। तो डॉक्टर नवीन कुशवाहा, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, कैंसर एक बीमारी जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक परख है हिम्मत की, उम्मीद की और इंसान के जज्बे की। हर साल 7 नवंबर हमें याद दिलाने आता है कि कैंसर से नहीं, अज्ञानता से डरना चाहिए। अगर हम अपने शरीर की बात सुने, समय पर जांच कराएं और सकारात्मक सोच रखें तो कैंसर भी हार मान सकता है। आज इस मौके पर हम सब मिलकर एक वादा करें, अपने और अपने परिवार वालों की सेहत को प्राथमिकता देंगे, नियमित हेल्थ चेकअप करवाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि जागरूकता ही असली इलाज है।
सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।